नमस्कार। सीसी व्याख्यान माला, इसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी काव्य एवं साहित्य के इतिहास पर। आप सबका आज के व्याख्यान में स्वागत, अभिनंदन है। एक नए विषय के साथ आपके समक्ष आज हम उपस्थित हैं। विषय है हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने जब प्रवृत्ति के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर, व्यक्ति विशेष के आधार पर नामकरण देते हुए विभक्त किया, तो प्रारंभिक 3 कालखंड जिनको हमने आदिकाल या आदिकालीन हिंदी साहित्य, फिर भक्तिकाल या पूर्व मध्यकाल, तत्पश्चात उत्तर मध्यकाल अर्थात रीतिकाल, और फिर आधुनिक काल, इस तरह से यह विभाजन किया गया। जो प्रारंभिक 3 कालखंड हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, वह मुख्यतः कविता के इतिहास के कालखंड हैं और संवत 1050 से लेकर संवत 1900 तक की यह जो विकास यात्रा है साहित्य के संदर्भ में, वह कविता की विकास यात्रा है। उस समय हिंदी गद्य हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया था, और विशेष रूप से खड़ी बोली हिंदी गद्य, क्योंकि खड़ी बोली का भाषा के रूप में आगमन आधुनिक युग में ही हुआ। 1850 ईस्वी के बाद जब भारतेंदु का आगमन होता है, तो खड़ी बोली हिंदी एक आंदोलन के साथ हिंदी जगत में, साहित्य जगत में उपस्थित होती है, अवतरित होती है। यूँ उसका बीज वपन, जिसकी चर्चा हम अमीर खुसरो के संदर्भ में करते हैं, वहाँ हुआ था। किंतु अमीर खुसरो के बाद खड़ी बोली हिंदी में सृजन की परंपरा लगभग विलुप्त प्राय हो गई। दक्षिणी हिंदी के रूप में दक्षिण भारत में कहीं कहीं उसका विस्तार दिखाई देता है, लेकिन भक्तिकाल, रीतिकाल में खड़ी बोली हिंदी उपलब्ध नहीं रही। आधुनिक युग में आकर, भारतेंदु युग में आकर, खड़ी बोली को लेखन के क्षेत्र में एक आंदोलन बनाकर उद्घाटित किया गया, जिसमें स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो खड़ी बोली आंदोलन को प्रखर किया, लेखन को प्रोत्साहित किया, और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से संपादन के क्षेत्र में जाते हुए उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को एक तरह से सशक्त बना दिया। और परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली और ब्रजभाषा में, क्योंकि ब्रजभाषा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल से, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल से सतत लेखन के साथ जुड़ी रही, और उसका चहुमुखी बहुमुखी विकास भी हुआ। भाव के स्तर पर उसके अभिव्यक्ति कौशल ने एक विशेष तरह की उपस्थिति दर्ज की। रीतिकाल तक आते आते अभिव्यंजना और अभिव्यक्ति की दृष्टि से ब्रजभाषा उत्कर्ष पर पहुंच गई, किंतु भारतेंदु युग में वह ब्रजभाषा द्विवेदी युग में और कुछ छायावाद तक उसमें कविता में लेखन चलता रहा। किंतु भक्ति और रीति काल में
आंशिक रूप से ब्रज भाषा, अवधी और हिंदी की अन्य बोलियों में गद्य लेखन बहुत गौण रूप से, आंशिक रूप से दिखाई तो देता है, लेकिन उसकी कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति उपलब्ध नहीं होती। रीतिकाल में कुछ आचार्य कवियों ने, जैसे भिखारी दास ने काव्य निर्णय में कविताओं की व्याख्या के संदर्भ में कुछ टिप्पणियां गद्य में जरूर की, लेकिन खड़ी बोली हिंदी के गद्य का उद्भव भारतेंदु और द्विवेदी युग से होता हुआ, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता, विचार कविता, अकविता आदि, और फिर उपन्यास, नाटक, कहानी, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में, अनुशासनों में लगातार चलता रहा। लेकिन अगर हम समुचित और विधिवत विकास की बात करें तो हिंदी गद्य का वह विकास आधुनिक काल में ही हुआ। इससे पहले जो गद्य लिखा जाता रहा वह नितांत अव्यवस्थित, शिथिल और काफी हद तक असाहित्यिक भी था। खड़ी बोली हिंदी गद्य की यात्रा में अगर हम आधारशिला के रूप में विचार करें तो पाली, संस्कृत के पश्चात पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आदि में भी गद्य साहित्य उपलब्ध होता है, और यह गद्य साहित्य लेखन की सशक्त और सुदीर्घ परंपरा हमें राजस्थानी गद्य में भी मिलती है। राजस्थानी जो लेखन हुआ, जहां मीरा जैसी कवित्री हमें मिलती हैं, और भी अनेक रचनाकार राजस्थान के जो ब्रजभाषा आदि में भी लिख रहे थे, तो राजस्थानी गद्य साहित्य हमें मिलता है। मैथिली गद्य साहित्य, मराठी गद्य साहित्य, मागधी गद्य साहित्य, यह भी मिलता है। किंतु इस सबके साथ साथ जो ब्रजभाषा में गद्य साहित्य उपलब्ध हुआ वह तुलना में कुछ बेहतर प्रतीत हुआ। अवधी गद्य साहित्य, भोजपुरी गद्य साहित्य, खड़ी बोली हिंदी गद्य साहित्य, यहाँ तक पहुँचने में इन तमाम जो बोलियों के गद्य लेखन की परंपरा है उसने रचनात्मक भूमिका निभाई। तो हिंदी गद्य की आधारशिला के रूप में हम इन भाषाओं, इन बोलियों के गद्य को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है, जिसे आदिकालीन हिंदी साहित्य कहा जाता है, उस युग में भी गद्य लेखन हमें मिलता है, लेकिन वह उस तरह से नहीं मिलता जैसे भारतेंदु द्विवेदी युग में या छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि में मिलता है। अन्य गद्य विधाओं का अवतरण वहां नहीं होता है। इसलिए आदिकालीन साहित्य में, हिंदी साहित्य में संवत 1050 से संवत 1375 के बीच में अगर हम देखें तो राहुल वेला 10वीं शताब्दी की रचना है। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शती की रचना है। इनमें गद्य विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं सराहनीय रूप में उपलब्ध होता है। ऐसी वर्ण रत्नाकर 19वीं शती में आकर चर्चा में आती है। लेकिन ये जो राहुल वेल रचना है, यह हिंदी गद्य और पद्य का मिश्रण इसमें मिलता है। इसे चंपू काव्य के रूप में देखा जाता है और 10वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण रचना के रूप में इसका उल्लेख सदा सर्वदा मिलता है। राहुल नायिका का सौंदर्य, उसका नक्शिक चित्रण, यह वर्ण विषय बनता है, किंतु राजस्थानी गद्य का प्राधान्य वहां दिखाई देता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इसमें दामोदर शर्मा की यह 12वीं शती की रचना है, जिसे एक व्याकरण ग्रंथ के रूप में हम देखते हैं। बनारस और आसपास के प्रदेशों की जो संस्कृति और भाषा है, उसका परिचय हमें इस रचना के माध्यम से
मिलता है। इसी तरह 14वीं शती में वर्ण रत्नाकर नाम की रचना भी हमें उपलब्ध होती है, जो मैथिली हिंदी गद्य का मिश्रित रूप है। श्रृंगार रस इसका मूल वर्ण विषय है। और इस तरह से ये तीनों रचनाएं क्रमशः 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में और 14वीं शताब्दी में हमें आरंभिक गद्य रचनाओं के रूप में उपलब्ध होती हैं। तो आदिकाल में भी गद्य का प्रदेय तो था, गद्य की लेखन परंपरा तो सशक्त रूप में विद्यमान थी। फिर भक्तिकाल में हम देखते हैं कि हिंदी गद्य का एक दूसरा युग हमें उपलब्ध होता है। इसमें दो तरह के गद्य लेखन की परंपरा हमें मिलती है। एक ललित गद्य लेखन जो साहित्यिक है विशुद्ध, दूसरा अललित गद्य लेखन जो असाहित्यिक है। ललित या साहित्यिक गद्य लेखन की परंपरा में कथा, बात, चरित्र, वचनिका आदि रूप हमें प्राप्त होते हैं, जबकि अललित या असाहित्यिक गद्य रूप के अंतर्गत हमें वंशावली लेखन गद्य में, प्रश्नोत्तरी लेखन, वचनामृत तथा पट्टावली आदि रूप यह भी गद्य के, लेकिन ये सब असाहित्यिक या अललित रूप हैं। इसी तरह धार्मिक ग्रंथों में गद्य, दार्शनिक ग्रंथों में गद्य, व्याकरण लेखन की परंपरा में, ज्योतिष शास्त्र विषयक ग्रंथों में गद्य, कोक शास्त्र, टीका साहित्य, इन सब में भी गद्य के अलग अलग रूप हमें मिलते हैं। इस तरह संस्कृत में, प्राकृत में, अरबी फारसी में जो रचनाएं थीं उनके अनुवाद भी मध्यकाल में प्रचुर मात्रा में हुए और उन अनुदित रूपों में ग्रंथों के हमें गद्य दिखाई देता है। तो महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है कि धार्मिक ग्रंथ, दार्शनिक ग्रंथ, व्याकरणिक ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्रीय आदि ग्रंथ, इन सब में ये जो अरबी फारसी में लिखित ग्रंथ थे उनसे अनुदित रूप में उपलब्ध ग्रंथों में गद्य का अवतरण वहाँ होता है। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में, अध्यात्म, दर्शन और भक्ति के क्षेत्र में, पुराण साहित्य में, भूगोल आदि से संबद्ध साहित्य में, शकुन शास्त्र पूरा, शकुन अपशकुन, गणित आदि के ग्रंथ भी हमें भक्तिकाल में मिलते हैं। हालांकि यह कोई बहुत मुखर गद्य लेखन नहीं था, लेकिन इसकी उपस्थिति वहाँ है और वो सराहनीय है। भक्तिकालीन गद्य को अगर विभक्त करें, विभाजन करें, तो मुख्यतः 4 भाषाओं में हम उसे देख सकते हैं। ब्रजभाषा में लिखा गया गद्य, खड़ी बोली में भी कुछ गद्य हमें मिलता है, दक्षिणी गद्य और राजस्थानी गद्य। जो ब्रजभाषा गद्य है उसमें ध्रुवदास कृत सिद्धांत विचार बड़ी प्रसिद्ध रचना है जो गद्य की है। नाभादास विरचित अष्टायाम बड़ी चर्चित रचना है। इसी तरह बैकुंठ मणि शुक्ल विरचित वैशाख महात्म, अगहन महात्म और वार्ता आदि साहित्य, इनमें 84 वैष्णवों की वार्ता, यह उल्लेखनीय महत्वपूर्ण ग्रंथ गद्य के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य तक आते आते आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में गद्य लेखन की एक परंपरा विद्यमान थी। खड़ी बोली गद्य भी वहाँ हमें आंशिक रूप से मिलता है, लेकिन यह उसका बहुत प्रारंभिक रूप है। जिस तरह का खड़ी बोली गद्य आज हम देखते हैं, उस तरह का गद्य हमें उस तरह वहाँ उस समय नहीं मिलता। जटमल का गोरा बादल की कथा तथा कुतुबन शत, भोगल पुराण, गजेश गोसठ, पोई सचवुंड जैसी रचनाएं यह गद्य के रूप में उपलब्ध होती हैं। और दक्षिणी हिंदी गद्य के रूप में अगर हम देखें तो उसमें सूफी, इस्लामी संतों द्वारा जो साहित्य
लिखा गया, जिसमें हिदायतनामा, शिकारनामा, तर्जुमा, बबुदुल आरिफीन, ऐसी रचनाएं, गैसूद राज, बंदा नवाज, ये इसके रचनाकार बनकर हमारे सामने आए। बुरहाने दीन द्वारा लिखित कल्यमतुल हकामक एक रचना गद्य की मिलती है। मौला अब्दुल्ला कृत एहका मुसल्लात नामक एक रचना हमें मिलती है। और इस तरह सबरस नामक मुल्ला वजही द्वारा लिखित एक रचना भी गद्य की प्राप्त होती है। अब्दुस्पाद विरचित तफसीर बहाबी नामक रचना भी हमें मिलती है। हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य के साथ साथ राजस्थानी हिंदी गद्य में भी प्रचुर मात्रा में लेखन हुआ। जैसे मारवाड़ी के गद्य लेखन की समृद्ध परंपरा वहाँ उपलब्ध है। उनके गद्य साहित्य में तत्व विचार प्रकरण, षडावश्यक, बालावबोध, पृथ्वी चंद्र चरित्र, घनमाल देशमाला, योग शास्त्र, षष्टि शतक, आदिनाथ चरित्र, कालिकाचार्य कथा और गणित सार आदि ये रचनाएं राजस्थानी गद्य के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। तो यह तो कह ही सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य लेखन से पहले का जो गद्य है उसका उद्भव और विकास भी सराहनीय रूप में, प्रशंसनीय रूप में हमें उपलब्ध होता है। इस तरह भक्तिकालीन गद्य साहित्य भाषा शैली की दृष्टि से, विषय की दृष्टि से, सांस्कृतिक अध्यात्म की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। षष्टि शतक, आदिनाथ चरित्र, कालिकाचार्य कथा, ऐसी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण बनकर आती हैं। और भक्तिकाल के पश्चात का जो युग है उसे उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल के नाम से हम जानते हैं। इसमें भी गद्य लेखन हुआ उल्लेखनीय रूप से दिखाई देता है। रीतिकालीन हिंदी युग में भक्तिकाल से तुलना में अधिक गद्य लेखन हुआ और 4 भाषाओं में गद्य लेखन यहां भी हमें मिलता है। प्रमुख है ब्रजभाषा गद्य लेखन, तत्पश्चात राजस्थानी गद्य, खड़ी बोली गद्य, दक्षिणी हिंदी गद्य। रीतिकाल में गद्य लेखन को हम कथा के रूप में, अनुवाद भी बहुत हुआ, जैसे सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद संस्कृत से हुआ, ऐसे और बहुत सारी कथाओं का, जो हमारी कालजयी रचनाएं हैं उनका अनुवाद वहाँ भी गद्य मिलता है। कहानी, वार्ता, बात, वर्णन, चरित्र, वचनिका और बहुत सा गद्य हमें टीका के रूप में मिलता है। गोसर, परिचय, जीवनी, नाटक, नाटिका, वंशावली आदि इन सब रूपों में हम गद्य को देख पाते हैं। इस तरह गद्य साहित्य का मूल प्रतिपाद्य जो है वह धर्म, दर्शन और अध्यात्म रहा। भूगोल, इतिहास, चिकित्सा, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र भी रहा। और काव्यशास्त्र आदि में भी प्रचुर मात्रा में गद्य इस अनुशासन में दिखाई देता है। प्रश्न शास्त्र, शकुन शास्त्र, सामुद्रिक विज्ञान, गणित शास्त्र, व्याकरण आदि ग्रंथ, इनमें भी गद्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इस तरह 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, नित्य सेवा प्रकार, वन यात्रा, भाव सिंधु, रहस्य भावना, अष्टांग योग, बैताल पच्चीसी या नासिकेतोपाख्यान बड़ी चर्चित गद्य रचना है, विचारमाला, भागवत भाषा, ये सब गद्य की दृष्टि से अत्यंत उल्लेखनीय ग्रंथ हमें रीतिकाल में दिखाई देते हैं। यह वास्तव में आधुनिक युगीन खड़ी बोली लेखन की वह सशक्त आधारशिला है जिससे आगे गद्य लेखन के मार्ग प्रशस्त हुए। ऐसे ही एकादशी महिमा पर सीधा रास्ता, सुरासुर निर्णय, गोसठ गुरु, मेहरबानु, पोथी हरिजी, विवेकासार, जन्म साखी गुरु नानक जी तथा वशिष्ठ भाषा आदि इन ग्रंथों का उल्लेख भी गद्य की उपलब्धि के रूप में किया जाता है। दक्षिणी गद्य में
स्तुतिनामा, तारीख जापान, गुलदस्ताए हिंद, मजमुआ नुस्खे जात और राजस्थानी गद्य में रत्ना हम्मीर री बात, राव अमर सिंह री बात, बीरबल री बात, दलपति विलास, राज रूपक और नैणसी ख्यात, ये प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें मिलती हैं। अवधि में गद्य लिखने की परंपरा भी हमें मिलती है, जिसमें रस विनोद, उटडील, सगुनावती, व्यवहार पाद, ये सब भी मिलते हैं। और भक्तिकाल के प्रसिद्ध संत कवि, संत काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि कबीर, उनके बीजक के रूप में भी हमें गद्य उपलब्ध होता है। तो कबीर बीजक, परम धर्म निर्णय, और इस तरह से हम देखें कि रीतिकाल गद्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल बनता है। बहुत से काव्यशास्त्रीय ग्रंथों की स्पष्टता के लिए टीका टिप्पणी के माध्यम से, गद्य टीकाओं के माध्यम से काव्यशास्त्र को स्पष्ट करने का, व्याख्यायित करने का रचनात्मक कार्य भी रीतिकाल के आचार्य कवियों ने किया। इसमें मुख्य जो स्थान है वो भिखारीदास का है, आचार्य भिखारीदास, जिन्होंने काव्य निर्णय नामक ग्रंथ लिखकर ऐसे बहुत से काव्यशास्त्रीय पक्षों का टीका टिप्पणी के माध्यम से स्पष्टीकरण किया है। रीतिकाल हिंदी युग में गद्य लेखन का प्रबल काल बनकर आता है। इस तरह गद्य लेखन की जो शैलियां थी वह अनेक प्रकार की शैलियां हमें दिखाई देती हैं, और कोई विशिष्ट शैली भले ही ना रही हो, लेकिन कोई गद्य लेखन की पद्धति विशेष भी भले ही ना मिली हो, लेकिन प्रचुर मात्रा में गद्य लेखन हुआ। रीतिकाल का जो उत्तरार्ध है उसमें आकर गद्य क्षेत्र में खड़ी बोली धीरे धीरे प्रतिष्ठित होने लगी थी। ब्रजभाषा की उपेक्षा प्रारंभ हो गई थी। ब्रजभाषा गद्य केवल ब्रज प्रदेश तक सीमित हो गया था, और विषय की दृष्टि से यह केवल राधा कृष्ण और उनके उपासकों तक सीमित हो गया था। इसलिए धीरे धीरे ब्रजभाषा गद्य, अवधी गद्य तथा राजस्थानी गद्य, यह खड़ी बोली गद्य के प्रभाव के रूप में प्रकट होने लगा था। तो आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रारंभिक रूप हमें अमीर खुसरो में, जिसकी चर्चा हमने पहले प्रारंभ की, और कबीर काव्य में उपलब्ध होता है। कबीर में जो सदुक्कड़ी भाषा है उसमें भी खड़ी बोली के शब्दों की प्रचुर मात्रा में उपस्थिति हुई है। अकबरी दरबार के कवि गंग ने भी सन 1570 में खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना का सृजन किया था, जिसे चंद छंद वर्णन की महिमा नाम से जाना जाता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि खड़ी बोली गद्य पर ब्रजभाषा की छाप यत्र तत्र दिखाई देती है। गोरखसार को कुछ आलोचक हिंदी गद्य का पहला ग्रंथ भी मानते हैं, और इसके बाद 200 वर्ष बाद लगभग 1741 ईस्वी में यह ग्रंथ हमारे सामने आता है, जिसमें राम प्रसाद निरंजनीकृत योग वशिष्ठ भाषा रचना में भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप हमें उपलब्ध होता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि रीतिकाल में 1761 में पंडित दौलत राम ने पद्म पुराण इसका अनुवाद किया, और 1783 में किसी अज्ञात कवि ने मंडीवर का वर्णन नामक गद्य रचना भी लिखी। कुल मिलाकर यह जो प्रारंभिक काल है गद्य के उद्भव का, यह बहुत मजबूत काल बनकर हमारे सामने आता है, और इसी गद्य की सशक्त सुदृढ़ आधारशिला पर आधुनिक खड़ी बोली गद्य का भवन निर्मित होता है। उस पर हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।